नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल सूचना आई पहलगाम अटैक के बाद, जेनोसाइड के बाद। ये ठीक है कि भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और आतंकी सरगनाओं को भी सबक सिखाने के लिए वहां बहुत बड़ी कार्रवाई की है। न केवल पाकिस्तान घुटनों पर है, बल्कि पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि ये बदला हुआ भारत है और अब इसके पास ये क्षमता है कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत में कत्लो गारत कर रहे हैं, वो कहीं भी अब छुप नहीं सकते, वो स्पेयर नहीं हो सकते, उनको कोई छिपा भी नहीं सकता। उनको भी पनिश करने की क्षमता भारत में है। उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया। 6-7 मई की रात को इनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और फिर 9-10 तारीख की रात को इनके एयरबेस, इनका एयर डिफेंस सिस्टम, इनके रडार, वो सब एक तरीके से नाकाम कर दिए। वो काम करने के लायक नहीं बचे। उसके बाद से अब तक 6 मुठभेड़ें हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में और इन 6 मुठभेड़ों में 21 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। इन 21 में से भी 12 पाकिस्तानी थे और 9 यहीं के घाटी के ही हैं, अलग अलग जिलों के। इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान लगातार, इसके बावजूद जो उनके यहाँ स्लीपर सेल कह लीजिए या छिपे हुए थे या छिपाए गए थे, उनको संरक्षण देने वाले, उनको खाद पानी देने वाले, वो सब इसमें मददगार हैं। बड़े सवाल एक्चुअल में उठ रहे हैं। ये तो रक्त बीज की तरह है। आप जितना इनको मारोगे ये फिर खड़े हो जाएंगे। सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है और इसका मुकम्मल इलाज क्या है। मेरे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब, वो तो पूरी व्यवस्थाओं से जुड़े रहे हैं। उन्होंने तो उन सारी स्थितियों परिस्थितियों को फेस किया है। वहाँ की जो पॉलिटिकल जमात है, उनके कैरेक्टर्स को भी बहुत नज़दीकी से देखा भी है, भोगता भी है। और दूसरे डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा, जिनका परिवार बेसिकली पीओजे के, जिसको हम बोलते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है, मीरपुर से आता है। हालांकि अभी वो लंदन बेस हैं और वहीं से थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। दोनों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इलाज क्या है और कहाँ कहाँ अभी भी, हालांकि बहुत कुछ किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे कौन से स्टेप हैं जिनको उठाए जाने की जरूरत है। तो मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से पूर्व डीजीपी वैद साहब। उनको जोड़ लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा जुड़ जाएंगे। वैद साहब, बहुत स्वागत है आपका ओशियन नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे जी अपने शो पे आने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वैसे साहब, ये तो हम देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और वहां 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने से पहले जो यहाँ भागे हुए आतंकवादी हैं या जिनका जरा भी अलग अलग घटनाओं में हाथ रहा है, उनके घरों को भी ध्वस्त किया गया था। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आपको याद होगा, शायद 9 ही यहाँ घर जो हैं वो ध्वस्त कर दिए गए थे। एक इच्छा शक्ति सरकार की तरफ से लगातार, फॉरेन फंडिंग हो, अलगाववाद हो, पत्थरबाज हो, यहाँ संरक्षण देने वाले हों, या जो इंडस्ट्री भी चलाते हैं उसकी आड़ में कुछ दूसरे आतंकवाद को भी पनपने का पूरा मौका देते हैं, उन पर भी शिकंजे कसे गए हैं। वजह क्या है? अब हम देख रहे हैं कि पहलगाम के बाद भी
6 मुठभेड़ों में 21 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो ये तो रक्त बीज की तरह हो गया है कि ये निकलते रहेंगे, आप उनको मारते रहिए। ओंकार जी, देखिए, ये बड़ी डिफिकल्ट गेम है। मैं कहूँगा, जैसे आपने इसको सही कहा, ये रक्त बीज वाली सिचुएशन है, क्योंकि 35 साल तो मुझे हो गया, देख 40 साल, लग 35 क्या, लगभग 40 साल हो रहे हैं। और बहुत बार इसका कैलिब्रेशन जो है वो बढ़ता है, कम होता है। और हमने बड़ी बुरी स्थिति भी देखी 1990 में, फिर 99 में जब कारगिल हुआ, तो किस तरह से बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट अंदर घुसे, और आप जिसको वो ये फदाई अटैक बोलते हैं, मतलब सुसाइडल अटैक्स भी हुए। भारत की पार्लियामेंट पे हुआ, हमारी JNK की असेंबली पे हुआ, बहुत सारी जगहों पे हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पे हुआ। उसके बाद फिर इलेक्शन हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम हुआ। 2002 में इलेक्शन हुई, पहले 96 में हुई, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई, और 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद की गवर्नमेंट आई, और उसके बाद काफ़ी बहुत इनफैक्ट 2001 एंड 2 वाज द पीक ईयर ऑफ टेररिज्म। उसके बाद इसमें फिर गिरावट आई, और 2008-9 तक तो बिल्कुल ऑलमोस्ट लगता था बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर अमरनाथ लैंड रो का मुद्दा उठाया गया, और उस पे पॉलिटिशियंस ने किस तरह से, आपने देखा, पूरा गेम खेला, और एक डिवाइड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर किया गया। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से पत्थरबाजियाँ, फिर अल्टीमेटली हालात बहुत अच्छे हो गए। फिर उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई 11-12 के बाद। तो फिर जब हालात बेहतर होते हैं, सडनली आप 2016 में देखते हैं किस तरह से बुरहान वानी का इशू बनता है, और फिर टोटल कश्मीर में ब्रेकडाउन हो जाता है। और फिर उसी हालात में मुझे DGP बनाया गया था। मैंने देखा वो किस तरह से हालात कितने खराब हो गए थे। उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया, और फिर ये सारा, मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ किस जी हाँ, तरह जी से हाँ। फिर 370 हटा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये रक्त बीज की तरह है, क्योंकि आप इसमें कोई शक नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे कदम लिए। 370 चाहे हटना हो, आपने जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स था उसका ध्वंस किया, आपने जो पैसा थ्रू इलेजिटिमेट चैनल्स आता था, क्योंकि कोई भी मुहिम जो है बिना पैसे की नहीं चलती है। तो जो इलीगल तरीके से पैसा आता था, चाहे वो आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था, उसको बंद किया। इनफैक्ट उसमें मैंने इनिशिएट करवाया था कि ये इसको ड्रग्स के लिए और पैसे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह से हीरोइन के 70 पैकेट, मुझे याद है, मेरे टाइम पे पकड़े गए थे, वो पैसा इनको जाता था। किस तरह से हुर्रियत वाले इनको टिकट्स बेचते थे, कश्मीर के माँ पेरेंट्स से पैसे लेते थे, इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स की सीटें पाकिस्तान भेजते थे, और वो बजाय डॉक्टर इंजीनियर बनने के वहां से टेररिस्ट बन के आते थे, और माँ बाप को धोखा, उनका पैसा इस्तेमाल होता था। पत्थरबाजी के लिए पैसा कैसे आता था, ये सारा आप सब ने, आपने खुद भी इलेबोरेट किया। और बहुत सारे फ्रंट्स पे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे थे, गवर्नमेंट में सपोर्ट करते थे टेररिज्म को या पाकिस्तान को, उनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनके खिलाफ केसेस थे, जिनके जेन्युइन, मतलब उनके खिलाफ एविडेंस थी, ऐसे किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं, उनको जॉब से डिसमिस किया गया। तो बहुत सारे कदम, जैसे आप ही ने कहा, बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है? लेकिन ये बात देखनी होगी कि आप देखिए, मुझे ये भी देखते हुए ये जो जब ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री और LOC में फेंसिंग हुई, तो मुझे याद है हमने ये उस वक्त बहुत गवर्नमेंट से टेकअप किया। उस वक्त वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी कि इसको, जिस तरह आपने पंजाब में फेंसिंग की, व्हाई डोंट यू डू द फेंसिंग हियर आल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर।
डिफिकल्ट टेरेन है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ बहुत हैवी बर्फ पड़ती है, खासकर कश्मीर के इलाके में, और वहाँ एवलांचेस आते हैं और फेंस टूट भी जाता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी ने एलओसी में फेंस बनाया 2002 में, और बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे बनाया। फेंस बनाने से एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, जी, जी। जो टेररिज्म का नंबर था वो 1/10 हो गया। मतलब जहां एट ए गिवन टाइम 2001-2 में 2 से 2,500 टेररिस्ट किसी टाइम पे ऑपरेट करते थे जम्मू कश्मीर में, उनका नंबर 200-250 आ गया। तो आप इमेजिन करें, फ्रॉम मतलब 90% कंट्रोल हुआ। लेकिन जहां पाकिस्तान जैसी नेबर हो, जिसको कंट्रोल वहां की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी करती हो, जिसका मोटो है, जिसकी आइडियोलॉजी है जिहाद, गजबा हिंद, ऐसे वो कुछ भी ऐसा तरीका निकालेंगे कि आपको समझ लो आपका नेबर है, आप दीवार ऊंची करते हो तो पत्थर मारेगा। तो पाकिस्तान जैसे घटिया स्टेट का जिसने जिहाद और आपको बर्बाद करना, दैट इज द ओनली मोटो दे हैव। तो आपको ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट पॉलिसी जब तक उनकी है, तो उन्होंने क्या शुरू किया, मैंने देखा ये होते हुए, जब हमने फेंस बनाया तो उसको काट के आ जाते थे, फिर हमने उसको इलेक्ट्रीफाई करवाया तो प्लास्टिक की स्टेयर्स यूज करते थे, उससे ऊपर से आते थे। प्लास्टिक की स्टेयर्स का हमने इलाज किया, फ्लड लिट कर दिया सारे पूरे फेंस। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया नीचे से टनलिंग निकालना। आप हैरान होंगे, जो आज नंबर हमारी फोर्सेस बता रही हैं कि कश्मीर में 60 से 70 टेररिस्ट हैं ऑपरेट कर रहे हैं, और जम्मू में 50 से 60 हैं। तो ये इसमें 90% पाकिस्तानी है। जी। ये सारे टनलों से आए। दे आर दे आर नॉट एबल टू कम फ्रॉम दी, हालांकि बड़ा डिफिकल्ट एरियाज भी हैं जहां रात के वक्त पता नहीं चलता है। तो मिर्जा साहब जानते हैं सब कुछ, इस इलाके के रहने वाले हैं। आप देखें, आप कुपवाड़ा का एरिया लीजिए, टंगधार का, केरन करना का ले लीजिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल हैं घना। आप रात के वक्त आप क्या वहां क्या क्या मूवमेंट हो रही है वो पता लगाना कितना मुश्किल होता है। वो और उधर से एक बार स्नीक कर गए तो उसके बाद फिर उनको लोकेट करना कितना मुश्किल होता है। और बहुत सारे आते हुए मर भी जाते हैं, कई बार एवलांच में आ जाते हैं, कई बार उसमें कोई और दूसरे तरीकों से मारे जाते हैं। तो इन्होंने टनलिंग शुरू की। ये अभी मैं कल देख रहा था, पलकी शर्मा का उसने कंपाइल किया था कि 16 टनल्स डिटेक्ट हुई हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू का प्लेन इलाका है, कठुआ, सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट, 16 टनल्स निकली। वो ड्रोन से आइडेंटिफाई हुई हैं, क्योंकि वहां एक तो रेतली मिट्टी है, टनल निकालना आसान है, कश्मीर में आसान नहीं। तो उसको निकाल के ये अंडरग्राउंड पता नहीं कितने मीटर्स अंदर आके और वो टनल से आते हैं और ड्रोन से आइडेंटिफाई। अच्छा, हम हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी आई, हमने ड्रोन मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान जैसी एजेंस जो जिसका जिहाद और गजबा हिंदी वो है, ये सच में रक्त बीज है। तो वो ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स को ड्रॉप करने के लिए, ताकि आपकी युवा पीढ़ी खत्म हो जाए हिंदुस्तान की पूरी, और जम्मू कश्मीर की और पंजाब की इन पर्टिकुलर। आप हथियार ड्रॉप करने के लिए, अच्छा पहले क्या होता था, गाइड यूज करते थे। मुझे याद है, मैं 20 साल पहले 25 साल पहले जब डीआईजी जम्मू था, आईजी जम्मू था, तो गाइड्स का इस्तेमाल होता था वो रास्ता पर। आजकल गाइड्स की जरूरत ही नहीं है, आप ड्रोन से पूरा मूवमेंट आइडेंटिफाई करते हो, कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट है, और उनको रास्ता बताते हो किधर से निकलना है, कहाँ कहाँ आर्मी कैंप है, कहाँ कहाँ फोर्स डिप्लॉयड है, आप नहीं। अच्छा, और अंदर बहुत अंदर जाके आप कंसाइनमेंट ड्रॉप कर सकते हो, एक एक 4-4 किलोमीटर अंदर आप ड्रॉप।
पहले था कि बॉर्डर से ही निकलेगा, बॉर्डर में सतर्क रहो, तो आप इन पर नजर रखो, जो ट्रांस बॉर्डर स्मगलर होते थे या गाइड्स होते थे, आजकल उनकी जरूरत नहीं है, आप टेक्नोलॉजी को इसके लिए, तो ये जंग चलती रहेगी। हाँ, हमने इसको इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट बनाना है, इसमें कोई शक नहीं। कहाँ 2,500 थे, आज टोटल मिला के कितने, 100 तो हाँ, 100 फर्क सवा 100 बच्चे हैं, बिल्कुल। फर्क बहुत आ गया है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां जब तक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई रहेगी, आप देखो इंटरनेशनल स्पोर्ट, ट्रंप जैसा आदमी जो पाकिस्तान को गालियां देता था, आपको एक बात तो पाकिस्तान की एडमायर करनी पड़ेगी ना, इनकी लॉबिंग देखिए कि किस तरह से इन्होंने वाशिंगटन में लॉबिंग की और उस ट्रंप को ओवरटर्न कर दिया। चाहे अमेरिका की डीप स्टेट, अब उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, अमेरिका की डीप स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं, उनके सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन किस तरह से जो ट्रंप पाकिस्तान को गालियां दे रहा था, बंद करता है, मैं एड, उसने, उसका खुद का ट्वीट है कि हमने इतने बिलियन डॉलर इनको दिए, साले सब इन्होंने हमको डिसीट एंड चीट एंड धोखा दिया, ये है ना ट्रंप का। बिल्कुल। आज वही ट्रंप कहता जी सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान हमदर्द है, हम यहाँ तेल निकालेंगे, कौन सा तेल है यहाँ पाकिस्तान में, पहले मुझे ये बता दे, हम यहाँ इंडिया भी वही तेल खरीदेगा। तो आप देखिए इंटरनेशनल ये जो पागलपन, मैं इसको पागलपन कहूंगा, क्योंकि ये वो मॉन्स्टर है, वो एक दिन उनका, इसीलिए 9/11 हुआ था। और मैं आपको आज 9/11 की कहानी बताता हूँ। मैं एक बार यहाँ, मैं जब मैं DIG जम्मू था, तो यहाँ पाकिस्तान का एम्बेसडर आता है इंडिया, यहाँ हमारे जम्मू में, तो कोर कमांडर के पास डिनर था, मुझे भी बुलाया था, मैं गया, तो मैं अमेरिकन एम्बेसडर को समझा रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान गेम खेलता है, उसको सब पता था, लेकिन ही वॉज नॉट विलिंग टू लिसन टू मी। अल्टीमेटली मैं इरिटेट हो गया, वो सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बेसिकली इसमें CIA एक्टिवली उनके साथ चलती है, उसकी मदद के बगैर तो ये होता नहीं है। जो जितना बड़ा पाकिस्तान, हथियार वो देते हैं, डॉलर वो देते हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, चाहे जिहाद, चाहे वो उन्होंने अफगानिस्तान के लिए दी, चाहे वो रशिया को कंट्रोल करने के लिए दी, लेकिन दे नो के उसका पैसा डाइवर्ट, हथियार डाइवर्ट कश्मीर की तरफ भी कर रहे हैं, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिस दिन 9/11 हुआ, आपको मतलब हमें इतना वो बना दिया है इस टेररिज्म ने, इतना सख्त दिल कि हमें तरस आना चाहिए। 3,000 आदमी मर गया वहां, 3,3500 जो भी मरा था, दुनिया को मरते हुए देख रहे, लेकिन मुझे, मेरा पहला रिएक्शन क्या था, और यही होगा बहुत सारों का जिन्होंने इसको फेस किया, मेरा पहला रिएक्शन बहुत अच्छा हुआ। आई एम लिटरली एडमिट कर रहा हूं आपकी चैनल पे, दिस वाज माय फर्स्ट रिएक्शन। हालांकि बाद में मैंने रियलाइज किया कि यार मैं पागल हो गया हूं कि लोग मर रहे हैं और मैं कह रहा अच्छा हुआ, लेकिन अमेरिका का जिस तरह का रोल था, पहला रिएक्शन, और मैं गारंटी से कह सकता हूं करोड़ों लोगों का ऐसा रिएक्शन होगा अमेरिका, जब अमेरिका में ये बहुत अच्छा हुआ। तो ये चीजें जो है इसमें हमें इनका इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट करना है, अंदर घुसना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, और अंदर जो इकोसिस्टम है उस पर प्रहार जो हुआ है उसको और स्ट्रेंथन करना। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, अभी भी मदरसा चलते हैं, अभी भी रेडिकलाइजेशन होती है, अभी भी ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मटेरियल अवेलेबल है, अभी भी उनको जिहाद के लिए केरला में तैयार किया जा रहा है, आपके बंगाल में तैयार किया जा रहा है, कश्मीर में तो जो हो रहा है हो ही रहा है। तो आपका 100% आपने बहुत काम किए, इसमें कोई शक नहीं, सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत सारे कदम लिए, लेकिन मैं समझता हूं अभी ये जंग में बहुत सारे और कदम उठाने, क्योंकि आइडियोलॉजी की वार है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ओनली, वैसा आइडियोलॉजी। उस पर आते हैं, एक बार मिर्जा साहब को जोड़ लें, काफी देर से जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब,
वैद साहब ने जो कुल मिलाकर के बातें बताई हैं, दो तीन बातें हैं। एक है कि सरकार ने लगातार प्रहार किए हैं, आतंकवाद में कमी आई है, घुसपैठ में कमी आई है, वारदातों में कमी आई है, ये जम्मू कश्मीर तक सीमित कर दिए गए हैं। नंबर दो, उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार के बिना ये संभव नहीं है जो कुछ हो रहा है। और तीसरा बिंदु उनका सामने आया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अमेरिका का राष्ट्रपति तक इनको कवर फायर दे रहा है और इनका सहयोग कर रहा है। अब तो मतलब खुली आंखों सबको दिखाई दे रहा है। क्या जो हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें जो शुरुआती प्रहार थे, उनमें कोशिश की गई कि सेना पर या नागरिक ठिकानों पर प्रहार ना किए जाएं। और उसके बाद ये हमने देखा कि जब पाकिस्तानी सेना नहीं मानी तो 9-10 तारीख को हमने फिर पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी, उनके एयर बेस को भी नुकसान पहुंचाया। क्या पाकिस्तानी सेना को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जरूरत है? उसको ये बताने की जरूरत है कि आप अगर हरकतों से बाज नहीं आते, जो कि उनकी नेचर में है, कई जगहों पर उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई भी जा रही है। बलूचिस्तान में भी आप तो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, केपीके में भी, दूसरी जगहों पर भी रोज पाकिस्तानी सेना मारी जा रही है, लेकिन वो वहां भी बाज नहीं आ रहे हैं। इलाज क्या है? अगर भारत इनको सबक सिखाए उसी तरीके से, तो क्या कुछ कमी आ सकती है? क्योंकि ये तो आसिम मुनीर ने कह दिया कि जो आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं उनको फिर से खड़ा किया जाएगा, और 1,000 करोड़ रुपए देने की उन्होंने घोषणा कर दी। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, और नमस्कार वैद साहब आपको भी। और देखिए बात यह है कि वैद साहब ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार किया है। पाकिस्तानी पुलिस में और इंडियन पुलिस में एक मैंने फर्क देखा है ऑफिसर जो हैं उनमें, कि पाकिस्तानी जो पुलिसमैन है वो ज्यादातर, जो पुलिस ऑफिसर्स, नॉट पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर्स, हाँ तो सीनियर ऑफिसर, भाई वेद जो है ये आईजी रहे हैं जम्मू के, मतलब वन ऑफ द कमांडिंग पोजीशन पे रहे हैं पुलिस की। वो फर्क ये डीजीपी है से कि रिटायर हुए, डीजीपी से रिटायर हुए। हाँ डीजीपी से रिटायर हुए। तो हमारे यहाँ जो ये है एक देश भगत की हैसियत से इन्होंने सर्विस की है। और एक जो ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे थे अमेरिकन जो डिनर पे ये गए वहां पे, कि वो सुन नहीं रहा था बात, वो फ्रस्ट्रेशन भी एक देश भगत को ही हो सकती है, एक कमीशन एजेंट को नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जो पुलिस है, आर्मी के टॉप ऑफिशियल ब्रास है, ये सारे माल पानी बनाने वाले लोग हैं, और जंग एक इंतहाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वो एक अलहदा डायरेक्शन में बात चली जाएगी कि पाकिस्तान की आर्मी के जर्नलों ने कैसे पैसा बनाया अफगान वॉर से, और आज भी कैसे बना रहे हैं। लेकिन एसपी वैद साहब ने जिस तरह बड़ी खूबसूरती से बताया कि जी पहले वो आ जाते थे 2-2 हजार की तादाद में भी, कहीं ना कहीं से वो घुस सकते थे, फिर हमने वहां पे फेंसिंग की, फिर वो फेंस काट के आ जाते थे तो हमने उसको इलेक्ट्रीफाई किया तो वो प्लास्टिक की सीढ़ी लगा के आ जाते थे, फिर फ्लड लाइट्स लगा दी तो वो टनल्स खोद के आ जाते थे। देखिए ये आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी ड्रोन सर्वेलेंस कर लें, जो मर्जी कर लें, जो मैंने देखा है और जो मैं जिस फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, नतीजे पे पहुंचा हूं, वो ये है कि ये दहशतगर्दी जो है इंडिया के खिलाफ इस बॉर्डर एरिया से, जम्मू कश्मीर के पीओ के एलओसी या एलएसी से, ये खत्म होने वाली नहीं है। और जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा उस वक्त तक ये घुसपैठ भी होती रहेगी। ये एक इरिटेंट के तौर पर जो है इंडिया को इंगेज रखेगा, यही इनका काम है। इसी के वो पैसे डोनाल्ड ट्रंप से भी ले रहे हैं इस वक्त, इसी चीज के पैसे वो वेस्ट से भी लेते हैं। जब इंडिया को वेस्ट ने कुछ या चाइना ने कुछ इंगेज करना होता है या तंग करना होता है या डाइवर्ट करनी होती है उनकी टेंशन, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पैसा दो, बैठ के तमाशा देखो। ये पहलगाम का जो वाकया हुआ है, क्या इसमें अमेरिकन की आशीर्वाद नहीं थी? क्या इसमें चाइनीज की आशीर्वाद नहीं थी? मतलब ये बहुत सारे सवाल है ना जो हमें पूछने चाहिए। मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि भारतीय सरकार जो है, इसके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने का। आई एम टॉकिंग अबाउट अपरूटिंग टेररिज्म फ्रॉम द रीजन। इनके पास है एडहॉक प्लान्स कि अच्छा इधर से आ रहे हैं ये कर दो, उधर से आ रहे हैं ऐसे कर दो, ड्रोन चढ़ा दो। और फिर हम हिंसों के चक्कर में रहते हैं कि जी पहले इतने टेररिस्ट थे, अब इतने हो गए, अब तो सिर्फ चंद 100 ही रह गए या 100 कुछ रह गए। मतलब है ये एक भी क्यों टेररिस्ट रहे जिंदा या इस काबिल कि वो हमें ठेस पहुंचा सके, देश को नुकसान पहुंचा सके? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान कायम है। अब आपने चौधरी साहब ये फरमाया कि क्या पाकिस्तान आर्मी को सबक सिखाने की जरूरत है? भाई सबक इंडिया पाकिस्तान की आर्मी को नहीं सिखा सकता, क्योंकि सबक सिखाने के कई मौके जो है वो हमने अपने हाथ से खोए हैं। और उनकी लिस्ट में मैं मतलब 65 की वॉर, 71 की वॉर, कारगिल वॉर, ये सब वो मौके थे जब हम पाकिस्तान को एज अ स्टेट सफे हस्ती से मिटा सकते थे। अब आप बेशक मेरी बात पे हंसें, लेकिन एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, एक गुरिल्ला मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को अगर कोई सबक सिखा रहा है तो वो बलोच है। यानी पिछले हफ्ते, आज मंडे है, तो संडे, लास्ट मंडे से संडे तक कम से कम 45 पाकिस्तानी फौजी वहां मारे गए। एक हमले में 23 मारे गए। दिस इज नो जोक। It is supposed to be one of the most powerful armies in the world. You know, that's what they claim. बड़ी आर्मी है, 8 से 10 लाख की आर्मी है उनकी। कुछ कहते हैं 6 लाख है, तो रिजर्विस्ट भी मिला लें, सारे मिला लें, तो फिर वो असला भी है, बकायदा ट्रेंड है, पीएमए से पास आउट हुए हुए लोग हैं। You know, it's a proper institution with logistic backup, with money, with international support. लेकिन उनका नाक जो है, पाकिस्तानी फौजी जनरलों का नाक बलूचिस्तान की खाक में रगड़ दिया बलोचों ने। और अब आप देखिएगा कि जिसको केपीके आप कह रहे थे, उसको अब मैं कहता हूं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड अफगानिस्तान। बिकॉज अगर हम ड्यूरेड लाइन को नहीं मानते और हम समझते हैं कि ये मुआहदा खत्म हो गया अंग्रेजों और अफगान के दरमियान जो हुआ था 1893 में, तो फिर ये सारा इलाका तक का जितना भी है ये तो फिर अफगानिस्तान था। तो ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड अफगानिस्तान, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान। तो जब ये सारे ऑक्युपाइड इलाके हैं और यहाँ पे आजादी की तहरीकें चल रही हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये होना चाहिए कि इंडिया की जो डीप स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो इनको सपोर्ट करे, ओपनली सपोर्ट करे, मॉरली। पाकिस्तान क्या करता है फोरम पे जाके? वो ये थोड़ी कहता है कि मैं असला दे रहा हूं इनको, वो कहता है हम इखलाकी हमायत जारी रखेंगे, moral support, we will continue with our moral support for the Kashmir cause, है ना? तो उसके मुकाबले पे कम से कम बलोच जो है, अगर तारीख बताती है कि ये इनके ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना ने कब्जा किया हमला करवा के, तो फिर हमें इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए ना कि ये मकबूजा इलाका है। तो फिर हमें उनकी जदोजहद, जहां 13-13 साल के बच्चों को जो है वो जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुकदमे चलाए जा रहे हैं, तो बलोच आर वेरी अनहैप्पी विद इंडिया एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर फ्रीडम मूवमेंट। पीओजेके का मसला ये है कि कल ही मुझे कोई कह रहा था कि जी 15 लॉन्च पैड, टनल, ये वो सारा कैंप्स दोबारा रीलॉन्च हो गए, और वो रीलॉन्च किए इसने, मुनीर ने। सो आई डोंट नो, या तो हमें दर्द का मजा आता है हमें कि हमें जब तक कोई मारे ना, हमें जब तक कोई हमला ना करे, हमें जो है वो चैन से नींद नहीं आती। हम क्रेव करते हैं कि यार बड़े दिन हो गए कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, या तो हमें ये बीमारी लग गई है,
इसलिए हम उसको जड़ से नहीं उखाड़ रहे, वरना जड़ से उखाड़ने के बड़े मौके आए। 2023 में मई में जब पूरी पीओजे के सड़कों पर निकल आई थी, गोली चली, पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टरों से एसएसजी कमांडो मुजफ्फराबाद में उतारे, क्या वो वक्त नहीं था? एक स्टेटमेंट नहीं आई उस वक्त। तो अब पीओजे के वाले भी जो है वो ये गिला करते हैं कि जी अगर हम इंडिया का अटूट टांगे तो इंडिया मतलब है कि सवाए बयान देने के पीओजे के आजादी के लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता। पीओजे के की आजादी का मतलब है आतंकवाद का बहुत बड़े पैमाने पर खात्मा इन टर्म्स ऑफ इंडिया। उधर इधर करते रहे वो अलग चीज है, लेकिन इंडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी फतह होगी, लेकिन वो नहीं हो रहा। और मैं कन्विंस हो चुका हूं इस बात पे कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस इन डीलिंग विद द सिचुएशन हेड ऑन। वो डंग टपाओ पॉलिसी है उनकी कि भाई आज क्या हुआ, अच्छा इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो। ये है, कोई कॉन्क्रीट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये गफलत है, क्या ये जो है वो सादगी है, क्या उनको मतलब है कि नहीं पता? सारा कुछ पता होता है, रिपोर्टें बैठे हुए आईजी साहब डीजीआई ये आपको बताएंगे। डेली इनकी टेबल पे सुबह रिपोर्ट आती है पूरे इलाके के हर थाने की कि जी ये इस इलाके में ये, और फिर ये वहां से जो इनका सबॉर्डिनेट है उसको डायरेक्ट करते हैं, अच्छा ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, और मैं जो है राउंड पे जा रहा हूँ। ये इस तरह मॉर्निंग शुरू होती है हर महकमे में। हम डॉक्टर थे, सुबह जब हॉस्पिटल पहुंचते थे तो सबसे पहले जो स्टाफ रूम है उसके अंदर मीटिंग में बताया जाता था फलां पेशेंट की हालत खराब हो गई है, रात को फलाना एक्सपायर हो गया, नए 2 पेशेंट ये आ गए, और वो फिर डेजिग्नेट हो जाता था सारे डॉक्टर्स को, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं कि जी ये 2 बेड आपके हैं और वो 2 बेड आपने जरा देख लें। तो व्हाई इज इंडिया ignoring this while they know better than us, better than me, better than you, and because Ved Saab is not acting in service now, so better than even him. But then why are they just doing an operation Sindoor, a limited operation, destroying empty buildings? वो तो चले गए वहां से, आपने बताया हम करने वाले हैं उनके। वो तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात के 2 बजे, उसने कहा जी अगले 48 घंटों में इंडिया हमला करेगा। तो वो तो उन्होंने आगे पीछे कर दिया, वो तो जिंदा है सर। इमारत गिराना है तो इमारत गिरा के क्या कोई अलामती हमने तमगा लगाना है? बात यह है कि जब तक जीएचक्यू पे मिसाइल नहीं गिरता रावलपिंडी में, जब तक आईएसआई हेडक्वार्टर के ऊपर मिसाइल नहीं गिरता इस्लामाबाद में, जब तक बलोच लिबरेशन मूवमेंट जो चल रही है इस वक्त, उसको मॉरल, लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल जो मर्जी सपोर्ट है वो नहीं दी जाती, वंस एंड फॉर ऑल, हम पंजाबी में कहते हैं जी लंगोट कस लो, एक दफा लंगोट कसना पड़ेगा। दुनिया वैसे भी तो हमें गाली देने का या वेस्ट या अमेरिका हमारे खिलाफ कोई बात करने का कोई मौका जाने देता है, और हम इसमें कि नहीं नहीं हमारी डिप्लोमेसी जो है वो नॉन इंटरफेरेंस। भाई नॉन इंटरफेरेंस है हमारी पॉलिसी, लेकिन टू curtail this terrorist interference in our lives, in our society, in our affecting our economy at certain times, we have to take action. जब इंडिया अपना अमेरिका जब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है इराक पे या लिबिया पे या अफगानिस्तान पे, वो चढ़ दौड़ता है, तो यूनाइटेड नेशन भी चीखता है, सब चीखते हैं। लेकिन भारत जो है, हम लोग कहते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं है। बातचीत किससे की जाए? एक देखे ना, बातचीत किस मुद्दे पे की जाए और किसके साथ की जाए? सारे तो झूठे हैं सब। ये जितने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, जितने पाकिस्तानी जनरल्स हैं, ये सब दे आर हैबिचुअल लायर्स। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं कोई गाली नहीं देने के लिए कह रहा। वो झूठ बोलते हैं, मीटिंग में आपके साथ झूठ बोलते हैं। ये मुनीर गया खाना खाने ट्रंप के व्हाइट हाउस में, उसको पता नहीं क्या बेच के आया है कि वो ट्रंप जो है वो पागल हो गया। उसको पता नहीं क्या ऐसा सब्ज बात दिखाए कि जी $1 ट्रिलियन के हमारे पास रिजर्व्स हैं, आए साथ बिस्मिल्लाह करें आप। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर पॉलिसी नहीं होगी
जिसका मकसद होगा इंडिजिनस लिबरेशन मूवमेंट्स को सपोर्ट करना, और खास तौर पर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो मूवमेंट है या आवाजें हैं उनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप वही पॉलिसी एक्सटेंड कर रहे हैं जो नेहरू की कांग्रेस पार्टी की थी या दूसरी पार्टियों की थी, कि बस ठीक है, हो गया पार्टीशन, हो गया ये सेकंड पार्टीशन हो गया कश्मीर का, अब जैसे है ऐसे है, इसको मैनेज करो। और मैंने ये बात आई के गुजराल साहब से की थी राजभवन में, मैंने उनको इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा, मैंने कहा गुजराल साहब ये आपने 6 पॉइंट का जो प्लान दिया है ये तो मैनेज करने का प्लान है इस इशू को, ये इस इशू को सॉल्व करने का प्लान नहीं है। मैंने हरकिशन सिंह सुरजीत का इंटरव्यू किया जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और उन्होंने भी यही कहा कि बस इनू ये चलता रहेगा पुत्र, मतलब चलता रहेगा, वो काइंड ऑफ यू पीपल आर रनिंग द कंट्री एंड यू से चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, लाइव्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट, ह्यूमन ट्रेजेडी इज द रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, सो ये चलता नहीं रह सकता। यही वजह है कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि पीओजेके के और गिलगित बल्तिस्तान के बारे से बहुत कम मेरी वीडियोस आ रही हैं, और मैं फोकस कर रहा हूँ बलूचिस्तान पे और अब खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड अफगानिस्तान पे, क्योंकि मुझे वहां लग रहा है वीकेस्ट लिंक पाकिस्तान का, कि ये शायद बलूचिस्तान आजाद हो जाए, शायद के पीके जो है ये आजाद हो जाए, तो ये पाकिस्तान जो है ये टूटे किसी तरीके से। पाकिस्तान के टूटने से ये लोग मतलब लेते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर हम सारों को कत्ल करना चाहते हैं, उसका ये मकसद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो ये स्टेट कायम की गई है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये डिमोलिश होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और यहाँ नहीं, अगर बाल्कनाइजेशन होती है वेरी गुड, छोटे छोटे कंट्रीज बन जाते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन इंडिया का सरकारी सतह पर सवाए जज्बाती बयानात के कुछ भी नहीं है, मतलब है कोई बिल्कुल, मतलब है ये 2005 है, 8 साल तो मुझे हो गए, 7-8 साल, 8 साल, और मैं देख रहा हूँ कई मौके आए हैं, कई चिट्ठियां लिखी हैं, कई दफा अलर्ट किया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और वाकया हो जाता था तो कहते थे डॉक्टर साहब की इंफॉर्मेशन सही थी, जीडी बख्शी साहब ने लाइव टीवी शो में कहा है कि जी डॉक्टर साहब ने जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी है वो 100% सही है। भाई सही तो है, मुझे इसकी कोई खुशी नहीं है कि आप मेरी तारीफ करें, मसला ये कि आपने उसको काउंटर करने के लिए क्या किया। नतीजा ये हुआ कि हमारे जो प्रो इंडिया के लड़के थे वहां पे या ख्वातीन थी जो काम कर रही थी, उन सबको मैंने कहा तितर बितर हो जाओ, छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि आप का खून मेरे हाथ पे हो, क्योंकि खतरनाक काम है, तो आप लोग लाई लो, जस्ट वेट करो, जब वक्त आएगा फिर देखी जाएगी। वो बैठे हुए वहां, कोई किसी ने रेडी लगा दी, एग्जैक्टली किसी ने कुछ कर एग्जैक्टली जो जो बात अभी आपने कही है कि जब वक्त आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, और आपको पता है इन सारी चीजों का, मिर्जा साहब, 1994 का हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है साहब, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया है, यानी पीओजेके को भी हिंदुस्तान का हिस्सा बताया गया है। और अभी अगर हम हाल की बात करें तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री ये बार बार कह चुके हैं इस बात को कि पीओके हमारा हिस्सा है और उसको हम वापस लेंगे। लेकिन जो लास्ट सेंटेंस आपने कहा है कि जब वक्त आएगा तब शायद ये हो, तब तक के लिए अपनी जान जो है वो जोखिम में मत डालो। बहुत सारी बातें अभी मिर्जा साहब की सुनी है हमने, वैस साहब, जैसे आप हताश निराश थे वैसी ही हताशा उनके स्तर पर भी हमें देखने को मिली है। लेकिन और ये मैंने जब पहलगाम का हमला हुआ, तो मैंने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ, जैसे वेद साहब बता रहे थे ना कि जब हुआ 9/11 तो मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा उस तरह से तो ये इनको अब सबक मिलेगा, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा, इसलिए कि जो वहां मरे हैं लोग वो इंसान थे, गोश्त पोस्ट के इंसान थे, उनकी हर शख्स की एक कहानी थी। पहलगाम में जो लोग
शहीद हुए, हर शख्स की अपनी अपनी कहानी, हर शख्स के दोस्त, हर शख्स अपने इलाके और मोहल्ले और दुकानदार और रिक्शा वाला, ऑटो वाला, मतलब है पूरा एक एक शख्स को नहीं आपने मारा, आपने एक सोसाइटी के एक हिस्से को मार दिया है, समझे कि नहीं? और मुझे गुस्सा आया कि जी ऐसा जी क्यों जी। हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मरे हमारे ये लोग, क्यों मरे, क्या कर रही थी इंटेलिजेंस? और फिर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर, नहीं जी मोदी साहब ने खुद कराया। मैं कहा वो पागल है, इंडिया पागल है कि इंडिया खुद ये ऐसा करा के तो अपनी पौधा जो टूरिज्म का लगाया और चीजें लगाई उसको सबोटाज करेगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? लेकिन ये प्रोपेगेंडा आया वाया नेपाल, वाया बांग्लादेश, पाकिस्तान से। तो अब चूंकि कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, तो मैं दोनों से ही ये जरूर कहूंगा कि आप लोग सजेस्ट करिए। हालांकि बहुत सारी बातें तो ऑलरेडी आप लोग कह चुके हैं, बता चुके हैं। अब इसको जड़ मूल से खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। कौन कौन सी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं ये भी हमें और आपको पता है। अब और क्या स्टेप भारत सरकार ले? पहले वैद साहब, उसके बाद मिर्जा साहब। ओंकार जी, मैं जल्दी से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। एक देखिए, जी लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, वो मैं मिर्जा साहब से एग्री करता हूँ। मेरे भी व्यूज कुछ ऐसे हैं। लॉन्ग टर्म प्लान टू काउंटर टेररिज्म भारत को बनाना ही पड़ेगा, वो आपको होना चाहिए था। और इसके लिए जो जो पॉलिसी चेंजेस लानी है, क्योंकि थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अब बांग्लादेश से भी आ रहा है, तो आपको ये सारा इसके बारे में जो कदम उठाने हैं, रेडिकलाइजेशन रोकने के लिए आपके लाखों मदरसा चलते हैं, आपके उन लाखों मदरसों में करोड़ों भारतीय बच्चे पैदा हो रहे हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं, और उनको आप तैयार कर रहे हो जो भारत से नफरत करते हैं। उसके लिए क्या कदम उठाए, आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं कि जो साइबर स्पेस है उसमें रेडिकल मटेरियल नहीं है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? आपके ओपनली यहाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सिमी थी या आईपीएफ, क्या नाम है उसका, जो केरला बेस्ड है, वो पैदा हो रही है, उसको चेक करने के लिए बैन लगाया, बट क्या कदम उसको, ताकि और किसी दूसरे नाम से वो एसडीपीआई बन के पॉलिटिकल पावर ना ले, उसके लिए क्या कदम उठाए गए? हाँ, बहुत सारी एनजीओ को क्लोज किया गया। ये सारे कदम भारत सरकार को उठाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ सांप को नहीं, सांप की मां को मारो। टेरर कैंप्स उड़ाए ना उड़ाए, और 15-20 है, सरप्राइज किसी दिन ऑपरेशन सिंदूर से उड़ा देना चाहिए, मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं, उड़ना ही चाहिए। बट अल्टीमेटली इसकी मां कौन है? आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी। और जो मिर्जा साहब कह रहे थे कि मिसाइल साली जब तक वहां रावलपिंडी में नहीं पड़ेगी ना, तब तक उनको उनको कोई जो पाकिस्तान का अवाम है, कोई हमदर्दी नहीं है, वो सारे पैसे के मुरीद हैं। इन सब जनरलों ने, मुझे एक आर्मी चीफ बताओ जो पाकिस्तान में सेटल, सब साले कनाडा, अमेरिका और वहां जाके सेटल होते हैं। ये इनको सिर्फ जिहाद की ये सारी इसीलिए चलाई है कि इनको डॉलर आते रहे और आम पाकिस्तानी मरता रहे। लोगों में, आम पाकिस्तानी में ये अवेयरनेस क्रिएट करना, ये भारत की जिम्मेवारी है। अच्छा, आपका जो बलोचिस्तान और जो केपीके है, वहां जो इतनी स्ट्रांग मूवमेंट चल रही है, आपको जैसे मिस्टर मिर्जा कह रहे हैं, आपको इंटरनेशनली पहले तो उनको बलोचिस्तान को रिकग्निशन देनी चाहिए, और मोरल, फाइनेंशियल, जो भी जो वर्ड पाकिस्तान यूज करता है कश्मीर के लिए, वो सब आप करिए, और जो उसमें आप मदद कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए उनको आप जिस तरह से, क्योंकि कवर पाकिस्तान आर्मी की वहीं कूद रही है, चाहे वो टीटीपी हो चाहे बीएलए हो, वो कर रहे हैं, और मैं समझता हूं इंडिया को पूरी तरह बैक करना चाहिए। इसी तरह पीओके
हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए? अब वक्त आ गया है, और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको अपने वापस लेना है। तो ये सारे कदम इंटरनेशनली आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। आपको जिस तरह से चाइना इनको बैक करता है, चाइना को नंगा करना चाहिए दुनिया में कि आप टेररिज्म का सपोर्ट कर रहे हो एंड यू आर मिस यूजिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने का वीटो का गलत फायदा इसको उठा रहे हो। और दुनिया को बताना चाहिए कि किस तरह से चाइना ये प्रमोट कर रहा है। और इनफैक्ट गिलगित को सॉरी ये जो चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई किया तिब्बत, उसको पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। चाइना वो आपकी लिहाज करता है कश्मीर के बारे में। तो ये सारे कदम भारत को उठाने पड़ेंगे। हाँ, जो ग्राउंड लेवल के फैक्ट्स मैंने आपको बताए, वो वहाँ लड़ाई अच्छी चल रही है और उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप 90% तो लाया 100 से, आपने 10% पे लाया उसको, तो 90% कंट्रोल हुआ, तो बहुत फर्क है। लेकिन ये जो बड़े कदम उठाने हैं, इसके लिए पॉलिटिकल बोल्ड डिसीजंस की जरूरत है। जिस तरह मैक्रान ने बहुत सारे फैसले लिए रेडिकलाइजेशन रोकने के लिए फ्रांस में, आपने क्या किया? हमने वो कदम उठाए, वो जरूरत है। आज भारत की अगर और चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं जस्ट टू चेक इंडियाज ग्रोथ, क्योंकि इंडिया सुपर पावर बनने वाला है। उसको वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं इसी में एंगेज रहे। ऑपरेशन सिंदूर भी लंबा खींचना था, लेकिन अगर आपने कैराना हिल और वहाँ क्या नाम है नूर खां बेस को हिट नहीं किया होता, तो ये इनका प्लान यही था कि जिस तरह रशिया और यूक्रेन लंबी लड़ाई है वैसा किया जाए। उसमें चाइना का अपना मकसद है, इसीलिए उनके वेपन्स इस्तेमाल हुए और अमेरिका की डीप स्टेट भी। तो आपको इन सारी चीजों को समझ के एक क्लियर पॉलिसी बनानी है और आपको इन सब को हिट करना है। जी नमस्कार। जी मिर्जा साहब। वेद साहब ने अच्छा खुलासा कर दिया है सारी सिचुएशन का। देखिए, मैं यही कहूंगा कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, जो उन्होंने करना है वो तो करना है। 1994 का आपने जिक्र किया, 31 साल गुजर चुके हैं इस रेजोल्यूशन को, लेकिन इस रेजोल्यूशन की जो हेल्थ है उसके हवाले से कोई एक भी ठोस कदम नहीं किया गया। जो भी है वो रिएक्शन में किया गया है, प्रोएक्टिवली कुछ नहीं किया गया। अगर वो था पहले जो अटैक किया था बालाकोट का, वो भी रिएक्शन में किया था। ये तो सिंदूर है, ये भी रिएक्शन में है। तो हम अब वेट करें कि अगला हमला जब होगा तो फिर हम रिएक्ट करेंगे। तो ये तो मतलब है कि पॉलिसी नहीं सही। और मैं भारतीय सरकार से कोई अपील नहीं करना चाहता, दे नो एवरीथिंग। हम अब अपनी जो है वो इलाकों में जो बलोच हैं, पश्तून हैं, पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब उन्होंने जो मेरी रीडिंग है उनकी, वो इंडिया की तरफ देखना छोड़ दिया है। वो इंडिया की तरफ नहीं देख रहे। वो कहाँ देख रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन कम से कम इंडिया की तरफ नहीं देख रहे। मतलब बलोच जो है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया अब कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बात करनी है तो हमसे डायरेक्ट बात करें, आप मासूम मुनीर का कोई लेना देना नहीं है, यू नो। तो वो भी इस कोशिश में मुझे लगता है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो या ना हो, पर ये मसला वो खुद रिजॉल्व करे। केपी बच्चे मर चुके हैं अब तक, मतलब है कि पाकिस्तानी फौज की बमबारी से, और डेली बमबारी हो रही है, कर्फ्यू लगा है वजीरिस्तान में। तो लेकिन कहीं कोई खबर नहीं है उसकी इंडियन चैनल्स वगैरह पे, और ना इंडिया उस मसले को कहीं उठा रहा है। तो इसलिए केपीके वाले भी, मैं अभी जलसा हुआ था यहाँ बहुत बड़ा मैनचेस्टर में, मुझे बुलाया था एज स्पीकर पीटीएम वालों ने, मैं गया था वहाँ 700-800 के लगभग पश्तून थे, अफगान थे। उनसे मेरी बात हुई बहुत, मतलब 5 बजे से रात 11 बजे तक वो इवेंट था।
वहीं रहा। और वो सब यही बात कर रहे थे कि भारत ने हमें बड़ा मायूस किया डॉक्टर साहब, भारत ने बड़ा, क्योंकि वो मुझे देखते हैं ना तो वो देखते ही कहते हैं ये भारत का है ये तो वो मुझसे ऐसे बात करते थे तो मेरा कसूर है। और मैंने कहा यार मैं खुद जो है बैठा हुआ इस चक्कर में कि भाई इंडिया जो है वो उठे जागे ओमकार जी, मैं और इजाजत करे। दूंगा, मुझे कहीं कमिटमेंट। जी, बहुत अच्छा धन्यवाद, बहुत मिर्जा धन्यवाद। साहब, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको ये गारंटी से बता रहा हूँ कि बलोच और पश्तून और पीओजेके के लोगों ने और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अब इंडिया की तरफ देखना बंद कर दिया। पहले बात करते थे इंडिया कुछ करेगा, इंडिया ओ फलाना बयाना, अब वो कहते हैं नहीं ये सिर्फ हवाई फायरिंग है और इंडिया ने कुछ मूवमेंट। अब वो इंडिपेंडेंट की तरफ उसका झुकाव फिर शुरू हो गया है और वो कहते हैं कि हमने खुद मुख्तारी आज़ादी ली पाकिस्तान से। और बीच में लोग होते हैं कई सारे के जो नारा लगा देते हैं कि आर भी लेंगे आजादी तो पार भी लेंगे आजादी, फिर हम जैसे लोग बीच में कहते हैं पार तो आजाद है, यू नो। लेकिन ये की हसीना वाजिद के जमाने में 10 12 14 साल 12 साल वो ही गलतियां इग्नोर करने की हम इस वक्त इस रीजन में कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे हल किया जाए। एंड वी शुड नॉट बी टू फुल ऑफ अवर सेल्व्स कि बड़ा दिमाग नहीं हमें अपना करना चाहिए कि हम चौथी बड़ी इकॉनमी बन गए, हम बड़ी तेज जा रहे हैं और मोदी जी को यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है वहां पे अवार्ड मिल रहा है। वो ठीक है मिल रहा है, उससे हमें और ज्यादा हम्बल होना चाहिए और ज्यादा आजी होनी चाहिए, ना कि हम इस जोन में चले जाए कि ओ देखिया फिर कैसा जनाब, यू नो। हकीकत ये है कि इस वक्त इंडिया चारों तरफ से इंडिया का बॉर्डर जो है या 3 तरफ से कम वो बहुत वल्नरेबल है और इसको डील करना पड़ेगा, वरना आने वाले वक्त में जो है मजीद परेशानियां अमेरिका पैदा करेगा इंडिया के लिए थ्रू पाकिस्तान और बांग्लादेश। मार्क माय वर्ड्स। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा साहब और एसपी वैद्य साहब, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर। आप दोनों जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू जी। जय जय हिंद।